ठीक है, तो अब इसकी एंट्री, अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले तो हम लोग सबसे पहले जो है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे या फिर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने परचेज करी है मटेरियल कॉस्टिंग 1,02,000। ठीक है, जो परचेज करेंगे तो परचेज आपको पता है कि डेबिट होगी हमारे पास मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में, तो ये हमारे पास हो गई 1,02,000 तो परचेज है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई देयर वर इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 13,000। मतलब स्टार्ट में हमारे पास जो थी वो कुछ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई थी। तो इसका मतलब ये क्या है कि 13,000 जो है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास ओपनिंग है, ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी हमारे पास जमा थी, तो हमने परचेज करी मजीद। ड्यूरिंग द मंथ 88,000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वर इशूड टू प्रोडक्शन को हमने इशू किए, और 15,000 इनडायरेक्ट मटेरियल हमने इशू किए। अब देखें इसमें इन्वेंट्री जो है परचेज में हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब 88,000 की जो इन्वेंट्री थी वो हमने इशू किसको करी? प्रोडक्शन को। तो मतलब वो किस में गई होगी? वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में। और 15,000 की जो इन्वेंट्री थी जो कि इनडायरेक्ट, ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल था और ये है इनडायरेक्ट मटेरियल, ये हमने इशू किया, तो ये किस में जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में। ठीक है, अब क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री जो है वो क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में ये क्या होगी? डेबिट होगी। डेबिट कर देंगे हम इसको कि हमने मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से 88,000 की इन्वेंट्री उठाई है। इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कितने से? 15,000 से। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास होती है कि बैलेंस करना है हमने डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, अगर हम डेबिट साइड पे देखें तो हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो 1,15,000 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्रेडिट साइड पे देखें तो हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,02,000। ठीक है, तो जो हमारे पास जितने से बैलेंसिंग फिगर हो रही है, बैलेंसिंग फिगर जो है हमारे पास वो आ रही है 13,000 की। तो ये 13,000 का जो अमाउंट बचा है, ये 13,000 की जो इन्वेंट्री बची है, ये हमारी क्या होगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, यहाँ पे 1,1,5,000 इस तरह हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, इस तरह जो है ना अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं आता तो फिर आप ऊपर वापस जाके जो है ना प्रीवियस एंट्री ज़रूर चेक कीजिएगा और फिर ये दोबारा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं जो कि है इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत दफ़ा जो है ना ये आता है पेपर्स में, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन अलाउ an organization to provide a monetary value for its inventory at the end of an accounting period। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेसिकली क्या करता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करता है? मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड करता है इन्वेंट्री की एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो ताकि हम लोग, हमारे पास अगर मॉनेटरी वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग क्या है वो अपने अकाउंट्स में उसको अकाउंट में लिख देंगे और उसको हम कैलकुलेट करना हमारे लिए ईजी होगा। ठीक है, इन्वेंट्री में भी परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस पे कैसे परचेज हो सकती है? एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि इन्फ्लेशन, जैसे बात है, कभी इन्फ्लेशन होती है, कभी डिफ्लेशन होती है, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री की प्राइस चेंज होती रहती है। तो उसके लिए क्या होता है? वैल्यूएशन मेथड जो है वो हम अप्लाई करते हैं कि किस तरह हम लोग उसको, अगर चेंज हो रही है तो हम उसके लिए जो है ना किस तरह, कौन सा मेथड लगाएं कि हमें उसकी मॉनेटरी वैल्यू मिल जाए। तो हमारे पास 4 इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है। पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड है। ठीक है, फीफो क्या अज्यूम करता है कि दैट द इन्वेंट्री परचेज फर्स्ट इज सोल्ड फर्स्ट। ठीक है, पहले जो परचेज करी वो पहले सोल्ड करेंगे। सो द मटेरियल इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड आर वैल्यूड यूजिंग द मोस्ट रिसेंट प्राइस पेड टू सप्लायर। तो इन्वेंट्री जो हम लोग क्लोजिंग जो होगी हमारी, वो किस पे वैल्यू होगी? जो मोस्ट रिसेंट प्राइस है, करंट प्राइस जो है
उस पर हम वैल्यू करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट है, फीफो जो है वो हम लोग सिर्फ इसमें नहीं देखते कि पहला आया तो हमने पहला परचेज कर दिया। फीफो बेसिकली क्या है, मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल इन द ऑर्डर इन विच दे आर परचेज। मतलब उस प्राइस पे हम लोगों ने इशू करना है जिस प्राइस पे हमने पहले परचेज किया था। ठीक है, प्राइसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं कि हमने पहला यूनिट आया तो पहला यूनिट भेज दिया, नहीं, जो यूनिट हमने पहली प्राइस पे खरीदा उसी प्राइस पे हम लोग उसको सेल आउट करेंगे। ये है फीफो मेथड। ठीक है, वट एवर आइटम ऑफ द इन्वेंट्री आर रिसीव फर्स्ट आर अज्यूम टू बी सोल्ड फर्स्ट और इशूड टू प्रोडक्शन फर्स्ट। ठीक है, अब स्टडी है आपकी एक एग्जाम्पल है, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फीफो मेथड। फीफो से यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, फीफो जो है, देखिए मैं बेसिकली कैसे कैलकुलेट करती हूँ, इसमें इन्होंने काफ़ी सारा कुछ दिया हुआ है। इन्होंने क्वांटिटी दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, बैलेंस यूनिट दिए हुए, बैलेंस प्राइस दी हुई है। ठीक है, तो मैं बेसिकली जो करती हूँ वो टेबल बना के ही करती हूँ। ठीक है, टेबल में एक साइड पे हम लोग जो है इश्यूज और जो है ना एक साइड पे हम लोग रिसीट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक टी अकाउंट बना लेते हैं। एक साइड पे रिसीट आ जाएगी, एक साइड पे इशू आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे हम लोग इशू लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो अवेलेबल है वो है, फर्स्ट मेरे को रॉ मटेरियल ओपनिंग बैलेंस मौजूद है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या है, 20 यूनिट्स है, सॉरी 20 यूनिट्स हमारे पास क्वांटिटी है फर्स्ट मेरे को, क्या है हमारे पास ओपनिंग है, और उसकी टोटल प्राइस क्या है हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर देखें यहाँ पे दी हुई है, $100 की है। तो इसका मतलब एक यूनिट कितने का होगा, 100 डिवाइड बाई 20, 5 का। ठीक है, $5 पर यूनिट। अब 12 में को हमने रिसीट किया, मतलब हमने परचेज करी। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करी, कितनी क्वांटिटी से, 30 की क्वांटिटी। ठीक है, और वैल्यू कितनी है हमारे पास, 180। इसका मतलब पर यूनिट कितना आएगा, 6। ठीक है, 30 हमने जो इन्वेंट्री परचेज करी उस 12 में को, तो उस वक्त हमने परचेज करी तो परचेज प्राइस हमारे पास पर यूनिट थी $6 की। तो टोटल हमारे पास कितनी आ गई, 180। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 13 में को हमने इशू किया। अब रॉ मटेरियल इशू कर सकते हैं किस तरह, प्रोडक्शन को इशू कर सकते हैं या हम डायरेक्टली सेल आउट कर सकते हैं। तो इश्यूज हम लोग इस साइड पे लिखते हैं, कितना, 13 में को हमने इशू किया, कितने यूनिट का इशू किया, 25 यूनिट्स का। ठीक है, अब 25 यूनिट्स हमने कैसे कैलकुलेट करने, देखें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या होता है, बेसिकली जो फर्स्ट प्राइस पे आएगा पहले वो जाएगा। तो फर्स्ट प्राइस पे पहले आए थे हमारे पास 20 यूनिट्स। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, 25 हमने इशू करना है, तो पहले 20 किधर से चले गए, जो फर्स्ट में की ओपनिंग में से। ठीक है, टोटल 100 की कॉस्ट आ गई। बाकी रिमेनिंग जो 5 हैं वो किस में से जाएंगे, 30 में से। इसमें से कितने गए, 20 पूरे, और इसमें से कितने लिए हमने, सिर्फ 5 यूनिट। तो 5 यूनिट पर यूनिट प्राइस थी हमारे पास 6 की, तो 30 हो गया। टोटल इशू कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 130 की। ठीक है, इतना इशू हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग 12 में की जो इन्वेंट्री थी, जो रिसीट हमने करी थी वो लिख लेंगे। रिमेनिंग कितनी थी, 25 थी हमारे पास, 25 इंटू 6, 150। ठीक है, 150 की हमारे पास बची। इसके बाद अगर हम लोग वापस देखें तो 20th में को वो कह रहे हैं कि हमने दोबारा रिसीट करी, दोबारा परचेज करी और कितने यूनिट करी, 20 यूनिट करी। 20 यूनिट्स हमने कितने के परचेज किए, 160 के। ठीक है, एक मिनट, 20th में को करा ना, 20th में को हमने दोबारा रिसीट किया, तो कितनी परचेज करी थी, 20 परचेज करी थी, और उसकी प्राइस कितनी थी,
160 टोटल। ठीक है, तो पर यूनिट कितना आ जाएगा 8। देखिए इसमें ना एक चीज क्लियर हो रही है कि जब फीफो में प्राइस बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है 5 6 8, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है। ये है इन्फ्लेशन का केस। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा हुआ है रिसीट हमने कर लिया 20 यूनिट की। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 26 मई को हम लोग इशू कर रहे हैं रॉ मटेरियल कितना, 35 यूनिट्स का। 35 यूनिट्स का। अच्छा 13 मई का हो गया हमारे पास, तो हम 26 मई को इशू कर रहे हैं 35 यूनिट्स। ठीक है, अब 35 हम लोग कैसे यूनिट्स उठाएंगे, थर्टी फाइव यूनिट्स हम लोग उठाएंगे। देखें 35 चाहिए, 35 में से पहले हमने 25 पूरे उठा लिए। ठीक है, फर्स्ट प्राइस पे जो है वो पहले जाएगा फीफो में, तो फर्स्ट प्राइस पे 25 इंटू 6 = 150। रिमेनिंग हमें कितने यूनिट चाहिए, 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स कहाँ से हम लोग उठाएंगे, ठीक है 25 यहाँ से उठाए और 10 हमने यहाँ से उठाए। 10 इंटू 8 80। ठीक है, टोटल हमारे पास ये हो गए 150 प्लस 80, हमारे पास आ जाएगा 230। ठीक है, रिमेनिंग इधर कितना बचता है हमारे पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखें 25 इधर से चली गई और 10 इधर से चली गई, तो रिमेनिंग हमारे पास 10 बची। 10 इंटू 8 80। ठीक है, और ऊपर भी क्लोजिंग इन्वेंट्री 10 ही बची है, देखें। ठीक है, तो फीफो में इस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो फर्स्ट प्राइस पे आएगा पहले हम उसको उठाएंगे। ठीक है, अच्छा समटाइम्स क्या होता है कि पेपर में सवाल इस तरह करते हैं कि टोटल परचेज बता दें आप। टोटल परचेज आप फिर किस तरह करेंगे, जो हमने 2 दफ़ा परचेज करी थी, एक दफ़ा तो हमने 12 मई को करी थी और एक दफ़ा 20 मई को करी थी, तो उन दोनों की प्राइस हम लोग क्या करेंगे, अगर टोटल परचेज पूछी हुई तो हम दोनों को ऐड करा देंगे 180 प्लस 160, तो हमारे पास टोटल परचेज आएगी 160, टोटल परचेज आ गई 340 की। सम टाइम इस तरह पूछ सकते हैं कि टोटल इशू बता दें, टोटल इशू का मतलब टोटल हमने जो इशू किया प्रोडक्शन को, ठीक है, या टोटल इशू ही आएगा। ठीक है, टोटल इशू बता दें, तो हम टोटल इशू क्या करेंगे, 13 में और 26 में को हम लोग ऐड करवा देंगे उनकी टोटल वैल्यू, तो 130 प्लस 230। ठीक है, कितना आया हमारे पास, 130 प्लस 230, ये आ गया हमारे पास 360। ठीक है, तो हमने टोटल 360 का इशू किया प्रोडक्शन को, या फिर हमने सेल आउट कर दिया, उसकी कॉस्ट इतनी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यूएशन मेथड आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या अज्यूम करता है, दैट द इन्वेंट्री परचेज लास्ट इज सोल्ड so that the material and inventory at the end of the period are valued using the oldest units price paid to supplier। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो लास्ट प्राइस पे हमने परचेज किया, मतलब लास्ट प्राइस का मतलब है जो रीसेंट प्राइस पे जो परचेज करी है हमने, हम फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे सेल आउट करने की। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। अब जैसे समटाइम इस तरह हो सकता है, फीफो की एग्जांपल मैंने ऊपर दी नहीं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की एग्जांपल क्या हो सकती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने फ्रूट्स, ठीक है, जो फ्रूट्स सेल आउट करते हैं वो पहले क्या चाहेंगे, जो पहले आया है वो पहले चला जाए। ठीक है, जो फ्रूट्स उन्होंने पहले परचेज किए हैं पहले उसको सेल आउट करें ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, पेरिशेबिलिटी जो इशू ऊपर मैंने बताया था वो मैटर करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले में। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर की एग्जाम्पल है। ठीक है, जो रिसेंट होगा लोग वही परचेज करेंगे, पुराना वाला तो परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट की, ये भी बता दें। इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेस में दे देते हैं ताकि कैलकुलेशन मसला ना हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें उन्होंने कहा हुआ है सेम वही ऊपर वाली एग्जाम्पल ये,
ठीक है, एक ही दफ़ा वो एग्जाम्पल कर लें ताकि आप लोगों को जो है ना आगे समझने में आसानी रहे। तो पहला इसमें है ओपनिंग यूनिट जो थे हमारे पास, ठीक है, अगेन वही मैं ऐसे ही करवाऊंगी, टी अकाउंट बनवा के। टी अकाउंट हमने बना लिया, एक साइड पे रिसीट आ जाएगी हमारे पास और एक साइड पे हम लोग पूरे इशू लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो था वो था ओपनिंग इन्वेंट्री थी फर्स्ट मई की। फर्स्ट मई की ओपनिंग इन्वेंट्री थी 20 यूनिट्स। टोटल जो वैल्यू थी उसकी 100 थी, मतलब $5 पर यूनिट का हमारे पास इन्वेंट्री रखी हुई थी। उसके बाद हमने 12 मई को परचेज करी कितनी, 30 यूनिट्स की एट 180। 12 मई को हमने परचेज करी इन्वेंट्री 30 यूनिट्स की और उसकी टोटल वैल्यू थी 180, तो मतलब पर यूनिट हमारे पास आया $6। ठीक है, इशू उन्होंने अगेन इशू सेम ही है, इशू ऊपर कितना किया हुआ था उन्होंने 13 मई को 25 यूनिट्स का। ठीक है, 13 मई को, बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है, 13 मई को हमने इशू किया, वो प्रोडक्शन को इशू किया हो या हमने सेल आउट कर दिया हो, ठीक है, कितना 25 यूनिट्स का। अब लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर मैंने क्या बोला, जो रीसेंट प्राइस पे हमने परचेज किया पहले हम उसको सेल आउट करेंगे। तो रीसेंट प्राइस पे हमने क्या पहले परचेज किया था, रीसेंट प्राइस पे हमने ये वाला भी परचेज किया। रीसेंट प्राइस क्या है, 12 मई वाली है। तो लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग जो रीसेंट प्राइस पे परचेज किया होगा उसको इशू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट उसमें तो इस यहाँ पे 30 यूनिट्स है, हमें कितने चाहिए 25 यूनिट्स, तो हम यहाँ 25 यूनिट्स ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, यहाँ 150 आएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारे पास इशू की आ गई 25 यूनिट्स की 150। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग वापस अमाउंट वापस लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट मई की ओपनिंग वैसे ही अनटच्ड है तो उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट। बाकी 12 मई की जो इन्वेंट्री थी हमारे पास, रिसीट जो थी उसमें 25 हमने सेल आउट कर दिया, तो रिमेनिंग कितने बचे 5, तो उसकी टोटल वैल्यू 30। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि हमने इशू किया है, नहीं सॉरी, परचेज किया है 20 मई को कितना 20 यूनिट्स एट 160। तो इसको हम नोट डाउन कर देते हैं। 20 मई को हमने रिसीट करी है 20 यूनिट्स की एट 160 यूनिट। ठीक है, तो 160 है, तो पर यूनिट कितनी आएगी, 8 आएगी। अगेन देखें, यूनिट्स पर यूनिट प्राइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, तो ये कौन सा केस है, ये भी इन्फ्लेशन का केस है कि प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेट हो रही है। ठीक है, अगेन उन्होंने कहा हुआ था कि हमने इशू किया रॉ मटेरियल 26 मई को 35 यूनिट्स का। ठीक है, तो 26 मई को हमने इशू किया है कितने 35 यूनिट्स, 35 यूनिट्स हमने इशू किए हैं। तो अगेन देखें, मैंने क्या बताया था कि लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम लोग जो रीसेंट प्राइस होती है उसको पहले सेल आउट करते हैं। तो रीसेंट प्राइस पहले कौन सी है, $8 की, तो पहले इसको सेल आउट करेंगे $8 पर यूनिट की। ठीक है, तो पहले इसको सेल आउट करेंगे। $8 पर यूनिट के लिए हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, टोटल 20 है, तो इन 20 यूनिट्स को हम एज इट इज उठा के इनको इशू कर देंगे। ठीक है, 160 इसकी कॉस्ट है। रिमेनिंग कितने बचते हैं, रिमेनिंग बचते हैं 35 माइनस 20 15 यूनिट्स। ठीक है, टोटल 15 यूनिट्स बचते हैं। 15 यूनिट्स में से 5 यूनिट्स जो है, ठीक है, यहाँ से 20 हमने उठा लिए, यहाँ से हम ये 5 हैं ये पूरे ले लेंगे। ठीक है, इसमें रिसेंट के बाद जो प्रीवियस प्राइस थी वो $6 थी, तो $6 में से हम लोग उठा लेंगे, तो 5 × 6 ये हमारे पास आ गया 30। ठीक है, अब कितने बचते हैं, 15 में से 5 चले गए तो हमारे पास 10 यूनिट्स हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री में से निकालेंगे। ठीक है, 10 यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री में से, तो 10 × 5 50। तो टोटल इशू कितना आया हमारे पास 160
प्लस 30 प्लस 50, टोटल आ गया हमारे पास 240। तो हमने 35 यूनिट जो इशू किए है वो 240 की वैल्यू पे किया। इधर हमारे पास जो क्लोजिंग आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स आएंगे, वो कितने आएंगे? देखें, ये वाली खत्म हो गई इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री भी खत्म हो गई। इसमें से कितने बचे? 10 बचे। 10 चले गए, 10 बच गए। तो 10 इंटू 5 50। ठीक है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इसको इस तरह कैलकुलेट करना है। लास्ट इन फर्स्ट आउट को जो रीसेंट प्राइस है सबसे पहले हम लोग उसको सेल आउट करेंगे, पहले उसको इशू करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पीरियोडिक वेटेड एवरेज। पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड में बेसिकली क्या होता है कि कैलकुलेट करता है वो सिंगल वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड rather than whenever inventory is purchased. This single weighted average price is used to value all the issue cost to production and the closing inventory at the end of the period. Basically periodic weighted average उसमें क्या होता है कि जितनी भी हमने रिसीट करी है, जितनी भी परचेज करी है, हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है ना एक ही बार कैलकुलेट कर लेते हैं और जब भी इशू करेंगे उसी कॉस्ट यूनिट पे इशू करेंगे। ठीक है, मतलब एवरेज निकाल लिया और जब इशू कर रहे हैं तो उसी कॉस्ट पर यूनिट में इशू करेंगे। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पीरियोडिक कॉस्ट पर यूनिट जितने भी ओपनिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय जो ओपनिंग यूनिट का रेट है उसमें हम ऐड करा देंगे जितनी बार भी हमने परचेज किया यूनिट और उनके रेट से, और डिवाइड करवा देंगे टोटल यूनिट्स अवेलेबल से। ठीक है, तो मैं करके दिखाती हूँ कि आपको पर यूनिट किस तरह निकालेंगे। पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, इसमें इन्होंने कहा हुआ है ओपनिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग रेट। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बैलेंसिंग फिगर दी हुई है तो इजीली बैलेंस कर सकते हैं, वरना ओपनिंग किस तरह है 20 इंटू 5 जो पर यूनिट हम लोग ऊपर निकाल लेते तो 100 हो गया था, प्लस फर्स्ट परचेज कितनी करी थी हमने 30 इंटू 6 पे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दी हुई है तो वो इजीली है कि आप बाद में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरह पर यूनिट करना है कैलकुलेट। मल्टीप्लाई सॉरी, अगेन रिसीट जो है हमारी वो कितनी थी, परचेज कितनी करी थी 20 की एट $8 पर यूनिट। अच्छा, पीरियोडिक में देखें क्योंकि वो वेटेड एवरेज है, हम सबका एवरेज निकाल रहे हैं तो उसमें कोई जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितने प्राइस इंक्रीज हो रही है कितनी कम हो रही है। ठीक है, बेसिकली ये केस है भी वैसे किसका, इन्फ्लेशन का, क्योंकि प्राइस वैसे ही इंक्रीज हो रही है पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, इन्फ्लेशन केस है। इसके बाद हमें किससे डिवाइड कराना है, टोटल, देखें ऊपर क्या लिखा हुआ था, टोटल यूनिट्स अवेलेबल से। तो टोटल यूनिट्स अवेलेबल हमारे पास कितने हैं, ओपनिंग के 20 हैं, फिर हमने 30 के परचेज किए थे, फिर अगेन हमने 20 के परचेज किए थे। तो बेसिकली हमारे पास आंसर आएगा